हेलो, वेलकम बैक टू पकर एकेडमी। डीएसएस पेपर है आपका विंटर 2019, जिसमें आपको सबसे पहले मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन 1, जो 14 मार्क्स का आपका कंटेंट है, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें से आपको 7 अटेम्प्ट करने हैं, तो ये बहुत आसान हो जाएगा और रिपीट आपका बन जाएगा पेपर। और जहाँ तक डीएसएस की बात करूँ, अगर आप 3 पेपर भी करते हो, रेगुलर जो पेपर होता है 3 पेपर रेगुलर के, मतलब कि अगर आप काउंट करो तो 17, 18 और 19 विंटर के 3 पेपर अगर आप कर जाओगे तो भी आपका काम आराम से, आप 30+ मार्क्स आराम से आप कवर कर सकते हो आउट ऑफ 47, क्योंकि ये 47 का अभी पेपर आपका स्टाइल है। 47 में से आपको पासिंग मार्क्स है केवल 16 चाहिए आपको पास होने में, और ये 14 मार्क्स यहाँ से आपको कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले NE7 आपको लिखने हैं। इफ द एंगल ऑफ रूफ ट्रस इज 25 डिग्री, व्हाट इज द लाइव लोड ऑफ ट्रस। अगर मैं गुजराती में बात करूँ तो ટ્રસનો ખૂણો 25 હોય અને લાઈવ લોડ કેટલો થાય છે એ કાઉન્ટ કરવાનો છે। તો કન્ડિશન આપણે એક જ યાદ રાખવાની છે, અને એ છે આપણી કન્ડિશન ફક્ત ને ફક્ત આ ઇક્વેશન જે તમને અત્યારે દેખાઈ રહ્યું હશે, 750 - 20 अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -10। ये वैल्यू फिक्स है 750। ये 20 वाला जो फिगर है वो भी फिक्स है। आपको चेंज करना है 2 मार्क्स के लिए, बस इतना ही। ये वैल्यू अल्फ़ा है, अल्फ़ा की वैल्यू है यहाँ दी गई 25। अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो 25 - 10 आप कैलकुलेटर लेके बैठिए, आपको मिल जाएंगे 15। इसकी वैल्यू मिलेगी आपको 15 से ये मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 300। ये पूरी चीज़ मिलके आपको 300 मिल जाएगी, बराबर। तो पहले क्या करना है, 25 - 10 करना है, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई 20 करना है। तो आपको 750 में से ये 300 माइनस कर दीजिए तो आपको 450 कैलकुलेटर लेके बैठिएगा तो 450 आपको मिल जाएंगे, जो मिनिमम आपको 400 लेने हैं। अगर यहाँ से आंसर आपको 350 भी मिल रहा है, 350 मिल रहा है, या 250 मिल रहा है, या 300 से ज़्यादा मिल रहा है, बट 400 से अगर कम मिल रहा है तो आपको यहाँ लेना है मिनिमम 400 लेना है, वो चीज़ एक याद रखना है। बट अभी पूछा क्या है आपको, पर्लिन पर नहीं पूछा है, लोड कहाँ पे पूछा है आपको, ट्रस पे पूछा है। ये तो पर्लिन वाला हो गया। अब ट्रस के लिए क्या करना है आपको, 2/3 ऑफ दैट लाइव लोड ऑन दी पर्लिन करना है। 2/3 मतलब ये हो गया 2/3, 2/3। और यहाँ वैल्यू कितनी आई थी आपको 450, तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिए कैलकुलेटर से तो आपको 300 मिल जाएंगे। तो ये था आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसमें कुछ नहीं है। फिर से रिपीट करूँ, 25 डिग्री 25 डिग्री यहाँ पे पूछा है, वो आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा तो ये चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, राइट द अल्टीमेट एंड यील्ड स्ट्रेस फॉर द 4.6 क्लास बोल्ट। 4.6 क्लास बोल्ट માટે अल्टीमेट અને यील्ड स्ट्रेसની વેલ્યુ લખો। तो यहाँ पे आपको पूछा है अल्टीमेट, तो ये जो 4 देख रहा है आपको, सबसे पहला जो नंबर है ये है आपका 4, उसके साथ 2 0 ऐड कर दीजिएगा तो ये आंसर आपको मिल गया FU। अब यहाँ जो 6 दिख रहा है वो क्या करना है आपको, कैलकुलेटर में ये जो 400 आया ना उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है 0.6, तो कितना मिल जाएगा आपको, ये 240 मिल जाएगा। बस 1 मार्क्स इसका मिलेगा, 1 मार्क्स इसका मिलेगा, और आपको 2 मार्क्स फिर से यहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत आसान है पास होना। अब बात कर लेते हैं, स्टेट द वैल्यू ऑफ इम्परफेक्शन फैक्टर फॉर बकलिंग क्लास B एंड C। यहाँ पे इम्परफेक्शन फैक्टर आपको अल्फ़ा फाइंड करनी है, तो अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। अब यहाँ पे आप या तो याद कर लीजिएगा ये 4 वैल्यू, या तो रेफरेंस के लिए मैं बता दूं आपको, आपके पास IAS 800 होना चाहिए, जहाँ से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। टेबल नंबर वहाँ पे 7 है, देख लीजिएगा। वहाँ पे 4 वैल्यू दी गई है, A, B, C एंड D। यहाँ पे आपको पूछा है B और C, तो 0.34 और 0.49, तो फिर से 1 मार्क्स इसका मिल जाएगा, 1 मार्क्स इसके। देखो कोड में से देख के लिखना है, फिर भी 1 मार्क्स मिल गया है आपको। और हर बार ये क्वेश्चन पूछते हैं, हर बार ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो फिर से 2 मार्क्स आपको मिल गए। बहुत आसान है, वंस अगेन।
अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, गिव द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो ફોર ધી લેસિંગ બાર. લેસિંગ માટે સ્લેન્ડર રેશિયો કેટલો હોય છે? મહત્તમ વેલ્યુ 145. આ ત્રણ આંકડા તમારે યાદ રાખવાના છે. 3 नंबर आपको याद करने हैं, 1, 4 एंड 5. तो ये चार्ट कर लीजिएगा. एक वैल्यू से आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं, तो एक वैल्यू याद नहीं कर सकते क्या आप? कर सकते हैं. तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन. कुल मिला के 4 क्वेश्चन, 2 मार्क्स एक के, 8 मार्क्स हो चुके हैं आपके. मिनट हुई है अभी तक 5. चलो आगे बढ़ते हैं. डिफाइन शियर लेग इन बीम. बीम માટે शियर લેગની વ્યાખ્યા આપો. ધ નોન યુનિફોર્મ સ્ટ્રેસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. શિયર લેગ કોને કહેવાય છે? હું ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતી બંનેની અંદર વાત કરું છું. પહેલાં ઇંગ્લિશની અંદર વાત કરી લઉં. ધ નોન યુનિફોર્મ સ્ટ્રેસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ધેટ અકર્સ इन अ टेंशन मेंबर एडजेसेंट टू अ कनेक्शन इज नोन एज द शियर लेग. होता क्या है यहाँ पे, जब भी एंगल सेक्शन होता है तो एंगल सेक्शन में यहाँ से आप कनेक्ट करते हो तो क्या होता है, यहाँ जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस यहाँ तक आपको ट्रांसफ़र करनी है, बट ये स्ट्रेस और ये यहाँ जो स्ट्रेस है उन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा. उनको ही हम कहते हैं शियर लेग इफेक्ट. तो अब गुजराती में बात करें तो एंगल सेक्शन में एक लेगमांथी बीजा लेगमां इंटरनल ट्रांसफर शियरथी थतुं होवाथी एक भागमां शियर वधु होय छे अने बीजा भागमां शुं होय छे? ओछुं होय छे, जेने ज आपणे शुं कहीए छीए? शियर लेग. तो जे मैं त्यां बताव्युं ए ज फिगर बनशे कि नहीं, अहींया बतावुं छुं. तो आ मारो एंगल सेक्शन छे, अहींया जोड़ायेलो छे मारी वात साथे. तो अहींया जे शियर छे ए ट्रांसफर करवानी छे, परंतु आ शियर अहींया अने आ शियर अहींया बंने वच्चे कंईक ने कंईक गेप हशे, जे तफावत हशे एने ज आपणे शुं कहीए छीए? शियर लेग. तो आ हतो 2 मार्क्सनो क्वेश्चन. वन्स अगेन तमारा 2 मार्क्स. एक लाइन अगर आटली याद राखी शको छो तो तमने 2 मार्क्स मळी शके छे. क्वेश्चन नंबर 6 पर जाइए. डिफाइन द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द लोड एंड पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ની વ્યાખ્યા આપો. તો શું કહેવાય છે, લોડ માટે અને પાર્શિયલ સેફ્ટી ફેક્ટરની વ્યાખ્યા આપવાની છે. તો 2 વ્યાખ્યા આપવાની છે ટોટલ આપણી પાસે. જોઈએ કઈ રીતે ઇંગ્લિશની અંદર વાત કરીએ તો ઇટ ઇઝ ધી રેશિયો ઓફ ડિઝાઇન લોડ. કોની વાત છે? डिज़ाइन लोड एंड दी कैरेक्टरिस्टिक लोड. मतलब अगर हम बात करें कि इतने हमें कुछ चीज़ यहाँ घूमने जा रहे हैं हम, लेट सपोज, तो कितने, लेट सपोज हमें पता है कि 5000 का कॉस्ट होने वाला है, तो हम क्या लेके जाएंगे? 5000 से कुछ ज़्यादा लेके जाएंगे. लेट सपोज 6000 लेके गए हम, तो ये जो रेशियो है 6000 टू 5000, उनको ही हम क्या कहते हैं? पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर दी लोड. तो अब गुजराती में बात करूँ, डिज़ाइन लोड और कैरेक्टरिस्टिक लोडना गुणोत्तर ने शू कहीए छीए? पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कहेवामां आवे छे. लोडनो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर एटले बीजुं कंई नथी. डिज़ाइन लोड एटले के આપણે જે 6000 લઈને ગયા અને જેટલી રિક્વાયરમેન્ટ હતી, મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ કેટલી હતી? 5000. તો એ બેના ગુણોત્તરને શું કહી શકાય છે? તમારો લોડ ફેક્ટર, પાર્શિયલ લોડ ફેક્ટર કહી શકાય છે. તો આ હતો તમારો 2 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન, જે 6 નંબરનો હતો. હવે વાત કરીએ 7th ક્વેશ્ચન. દર વખતે રિપીટ થાય છે આ ક્વેશ્ચન. રાઇટ ધી પાર્શિયલ સેફ્ટી ફેક્ટર શોપ એન્ડ ફિલ્ડ વેલ્ડ. ફિલ્ડ અને શોપ વેલ્ડની પાર્શિયલ સેફ્ટી ફેક્ટર લખો. पेज नंबर 30 IS 800 अंदर ये दिया गया है पूरा, आप वहाँ से ले सकते हो, या तो ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा. 1.25 शॉप में होता है, 1.5 फील्ड में होता है. 2 ही वैल्यू याद रखनी है. फिर से एक बार 2 मार्क्स मिल गए. अब देखिए 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर पे आपको नहीं भी आता तो भी ये चीज़ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि 7 क्वेश्चन पहले थे, वही अगर आपको आ गए तो 14 मार्क्स वहाँ से ही हो जाते हैं. फिर भी अगर ऊपर में से कोई एक क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे 3 ऑप्शन है आपके पास. बात करते हैं 8 नंबर का. डिफाइन द लिमिट स्टेट. अब ये चीज़ आप 800 के पेज नंबर 3 में से लिख सकते हो. एनी लिमिटिंग कंडीशन बियॉन्ड दी विच द स्ट्रक्चर कोसिस टू फुलफिल इट्स इंटेंडेड फंक्शन. ये पूरा आपको वहाँ से, इंग्लिश मीडियम है तो डायरेक्टली लिख लीजिए, अगर गुजराती मीडियम है तो यहाँ तो ये चीज़ याद रख सकते हैं. स्ट्रक्चर फेलियर थाय ते पहला संतोषवानी सलामती और सेवानी जरूरियातों एवं लखी सके छे. अदरवाइज अगर आपको याद नहीं हो रहा है ये गुजराती वाला, तो आप डायरेक्टली कोड में से यही सेंटेंस इंग्लिश में लिख दीजिएगा, तो भी आपको यहाँ से 2 मार्क्स मिल जाएंगे. ये कोड में दिया गया है पेज नंबर 3 पर. पेज नंबर है आपका 3, 800 का कोड है.
अब बात करते हैं 9th क्वेश्चन, स्टेट द मेन पर्पस ऑफ द प्रोवाइडिंग लेसिंग एंड बेटनिंग। लेसिंग एंड बेटनिंग के जो मेन एडवांटेज क्या हो सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहले इंग्लिश की बात करते हैं। फंक्शन क्या होता है उनका? टू होल्ड द मेन कंपोनेंट ऑफ अ बिल्ट अप सेक्शन इन देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन एंड इक्वलाइज द स्ट्रेस इन द बीम। मतलब क्या है, जो मेन कंपोनेंट है आपके, लेट सपोज बीम और कॉलम को ज्वाइन करना है, कि ये स्टील स्ट्रक्चर है, तो अगर ये ज्वाइन करना है तो उन दोनों का जो बिल्टअप सेक्शन है, ये दोनों का कंबाइंड सेक्शन है, उनकी जो रिस्पेक्टिव पोजीशन है, ये बीम का ये पोजीशन है, कॉलम की ये पोजीशन है, उन दोनों में जो स्ट्रेसिस आपको यहाँ से बीम से कॉलम तक लेके जानी है वो क्या होनी चाहिए? इक्वलाइज होनी चाहिए। तो उनको ही क्या कहते हैं हम? यही है फंक्शन आपका लेसिंग और बैटनिंग का। और फिगर की मैं बात करूं तो लेसिंग कुछ इस तरह से होती है, ये होती है आपका लेसिंग की फिगर, वो भी आपको कोड में दी गई है। जैसे वो एग्जांपल करवाता हूं मैं आपको, तो उस टाइम में मैं ये फिगर के बारे में भी बताऊंगा। बैटनिंग कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। अब बात करते हैं गुजराती वालों की। मुख्य कार्य કોલમના બે એલિમેન્ટને યોગ્ય રીતે જોડી રાખવાનું છે તથા બંને એલિમેન્ટમાં સમાન સ્ટ્રેસનું વિતરણ કરવાનું છે। શું કરવાનું છે? સમાન સ્ટ્રેસનું વિતરણ કરવાનું છે। ક્લિયર? તો આ છે તમારો ક્વેશ્ચન 9। હવે વાત કરીએ ક્વેશ્ચન નંબર 10 ઉપર। કેરેક્ટરિસ્ટિક સ્ટ્રેન્થ, કેરેક્ટરિસ્ટિક લોડની વ્યાખ્યા આપો। तो ये चीज़ भी आपको AES 800 में मिल जाएगी, बट यहाँ पे मैंने अपनी तरह से थोड़ा बहुत लिखने की ट्राई की है। इट इज़ डिफाइंड एज दिस वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ बिलो विच, पहली चीज़ ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए एग्जाम में, बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। मतलब जो भी आप टेस्ट कर रहे हो उनके रिजल्ट जो भी आ रहे हैं वो 5% से नीचे नहीं आने चाहिए। जो भी आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है उससे ज़्यादा नीचे नहीं आने चाहिए। तो इनको कहते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेंथ। गुजराती की बात करें, स्ट्रेंथનું એવું મૂલ્ય કે જેના કરતાં 5% વધારે રિઝલ્ટ ખરાબ ના હોઈ શકે। તો આ છે ગુજરાતી। હવે વાત કરીએ છીએ कैरेक्टरिस्टिक लोड। पहले बात की हमने स्ट्रेंथ की, अब बात करते हैं लोड की। द वैल्यू ऑफ लोड विच हैज़, वहाँ पे 5% था, यहाँ पे 95% प्रोबेबिलिटी